डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी बोर्ड की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है +2 क्लास के लिए, उसका हम चैप्टर नंबर 7 है जो उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियोस है जो वो अपलोड कर चुके हैं और आज हम वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो फर्स्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके की पॉइंट्स भी पढ़े थे, उसका बिहेवियर भी पढ़ा और उसके डायग्राम के ऊपर भी हमने चर्चा की थी। तो आज हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन कि एग्रीगेट डिमांड्स के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट पढ़ने से पहले आपको 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है और दूसरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो ओपन इकोनॉमी है वो क्या होती है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब किसी भी कंट्री का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब कि जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के अलावा दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्री से किसी प्रकार का हमारा ना तो एक्सपोर्ट हो रहा और ना ही किसी प्रकार का इंपोर्ट हो रहा। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है कंट्री के अंदर, ट्रांसपोर्ट जा रही है तो वो विद इन कंट्री जा रही है। कंट्री से बाहर किसी भी देश के साथ जब किसी इकोनॉमी का ना तो इंपोर्ट हो और ना ही एक्सपोर्ट हो तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और इससे उल्टा आप समझ ही गए होंगे ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर किसी भी कंट्री का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विस का वो होता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ना तो आपका इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, पर यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि कंट्री के अंदर तो होगा लेकिन कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। जबकि ओपन इकोनॉमी के अंदर आपका एक्सपोर्ट भी होगा और इंपोर्ट भी होगा। विद इन कंट्री तो होगा ही होगा, प्लस साथ में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दुनिया के बाकी देशों के साथ भी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होगा। तो होप उम्मीद है कि सभी को आपको क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमने अब ये समझना है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं। कंपोनेंट्स का मतलब कि एग्रीगेट डिमांड है जो किस फॉर्म में होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस तरीके से काम करती है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो 2 तरीके से काम करती है। एक तो हमारी करती है 2 सेक्टर मॉडल के अंदर और दूसरी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो काम करती है 3 सेक्टर के मॉडल के अंदर। 2 सेक्टर मॉडल और दूसरी होती है आपकी 3 सेक्टर मॉडल। अब ये मॉडल्स क्या होते हैं या सेक्टर्स क्या होते हैं। तो सेक्टर्स बेसिकली किसी भी इकोनॉमी के वो 4 होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार आपको बताया है कि एक तो हमारा जो सेक्टर होता है इकोनॉमी का उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड। जो दूसरा हमारा जो सेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है। और तीसरा जो सेक्टर होता है वो हमारा होता है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट। और जो चौथा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर या आप इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हो। तो इन सभी के बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। हाउस होल्ड कौन होता है? जिसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सभी को पता है कि हमारे पास 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक हमारे पास लैंड है, एक हमारे पास लेबर है, एक हमारे पास कैपिटल है और एक हमारे पास एंटरप्रेन्योर है। इन्हीं चारों को हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर वो है जो गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके ही वैल्यू एडिशन करेगा। जब तक किसी वस्तु का वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक हम उसे प्रोडक्शन नहीं कह सकते। और जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बारे में आप सभी को बेसिक पता ही होता है कि हर देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए हमारे पास एक पीपल्स की बॉडी होती है जो हमारे इंस्टीट्यूशन को या हमारी जो कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सभी को डेवलप करने का काम भी करती है। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, और ये भी एक इकोनॉमी को चलाने वाला हमारा सेक्टर है। और उसके बाद आता है हमारे पास फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के पास आपके पास एक तो एक्सपोर्ट आएगा और एक आएगा आपके पास इंपोर्ट।
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है जो हम फॉरेन सेक्टर के साथ ही करते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ। तो ये चारों चीज़ों के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हाउस होल्ड है जो वो ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा, और जो गवर्नमेंट है ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, डिफेंस रखेगी कंट्री के पास, या जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बनानी है तो वो सारा काम इसी के पास है। और फॉरेन सेक्टर का बेसिकली होता है कि आप अपनी कंट्री से अगर ओवर प्रोडक्शन होगी तो आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, अगर कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप बाहर से इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये चार हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये आता है कि जो 2 सेक्टर मॉडल है इसके अंदर हमारे पास कौन से 2 सेक्टर हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला सेक्टर है उसका नाम है हमारे पास हाउस होल्ड, और जो दूसरा सेक्टर है उसका नाम हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर। इन्हीं को हम किसी भी इकॉनमी के मॉडल का बेस बोलते हैं। ये 2 बेसिक होते हैं, इसके बिना हमारी इकॉनमी रन नहीं कर सकती। विदाउट गवर्नमेंट है जो इकॉनमी पहले रन कर सकती थी। तो अब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, इनके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की जाएगी हाउस होल्ड के द्वारा, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा जब हम 3rd चैप्टर के न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल। तो इसके अंदर हम लिखेंगे हाउस होल्ड के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी हाउस होल्ड के द्वारा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर के द्वारा खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो प्रोड्यूसर खर्चा करेगा उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर है वो 2 चीज़ों के ऊपर खर्चा करता है, या तो वो फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर खर्चा करता है। हमारे फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं या फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जिसके अंदर हमारा प्लांट आ गया या जितनी भी हमारी मशीनरी है, इनके ऊपर जो भी प्रोड्यूसर खर्च करता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ये किसी भी प्रोड्यूसर के एक फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं, इसको फिक्स्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है या अपना खर्चा करता है वो करता है आपका इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि किसी प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल के स्टॉक को इकट्ठा किया हुआ है, तो रॉ मटेरियल के ऊपर जो भी प्रोड्यूसर खर्चा करता है वो इन्वेंट्री में काउंट होता है। और दूसरा होता है इसके अंदर फिनिश गुड्स, जो भी सामान प्रोड्यूसर ने तैयार करके रख रखा है लेकिन अभी वो मार्केट में बिकने के लिए नहीं गया तो उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड, या फिर हम इसको एक नाम और बोल सकते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जो प्रोड्यूसर ने तैयार तो कर लिया लेकिन अभी वो बिका नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। तो इन चीज़ों के ऊपर जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। तो जो हाउस होल्ड के द्वारा खर्चा किया जाता है उसको कंजम्पशन बोलते हैं, इसीलिए हम इसको साइन लैंग्वेज के अंदर क्या लिखते हैं, सी। और जो प्रोड्यूसर के द्वारा खर्चा किया जाता है इसको हम बोलते हैं साइन लैंग्वेज के अंदर आई। तो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड को मापने का तरीका क्या होएगा, उसको हम साइन लैंग्वेज में लिखते हैं C+I। C+I का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन करेगा हमारा हाउस होल्ड और जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन करेगा, प्रोड्यूसर। तो इसका ये साइन होगा C+I। तो ये था हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी का 2 सेक्टर मॉडल। हम चलते हैं अब दूसरे मॉडल की तरफ जिसका नाम है हमारे पास 3 सेक्टर मॉडल। अब 3 सेक्टर मॉडल के अंदर क्या होगा कि आपका एक तो जो हाउस होल्ड है वो तो हमने इसके अंदर इंक्लूड करना ही है, क्योंकि ये तो बेसिक है दोनों, इनके बिना हमारी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करेगा। अब तीसरा पॉइंट हम इसके अंदर लेंगे गवर्नमेंट। अगर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट आ जाए, वो मॉडल था जो विदाउट गवर्नमेंट था, और ये बड़ा मॉडल है इसके अंदर गवर्नमेंट इंक्लूड है। तो हाउस होल्ड वाले खर्चे को हमने डोनेट किया था पहले सी से, वो हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो प्रोड्यूसर वाला खर्चा है उसको हमने एक्सप्लेन किया तो वो आई से डोनेट किया। अब जो गवर्नमेंट द्वारा खर्चा किया जाएगा उसको जी से डोनेट करेंगे। जी का आगे अगर इसको लिखेंगे तो ये पूरा होगा कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट भी जैसे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा करती है, या बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हमारे लिए जो हमारे सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए की जाती हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम है, पेंशन है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको हम जी से डोनेट करते हैं। तो आपका 3 सेक्टर मॉडल है, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, C+I+G।
तो हम इसको लिखेंगे ए डी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, और इस मॉडल के अंदर लिखेंगे ए डी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो ये था आपका क्लोज्ड इकोनॉमी का कंपोनेंट्स। अब इसके बाद हम चलते हैं ओपन इकोनॉमी के कंपोनेंट्स की तरफ, कि जो ओपन इकोनॉमी है इसके अंदर हमारे कंपोनेंट कैसे काम करते हैं। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर हमने जैसे पहले क्लियर किया कि इसके अंदर आपका फॉरेन सेक्टर आएगा। तो इसके अंदर एक तो आपका हाउस होल्ड आ गया, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर आपका आ गया प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि ये तो हमारे दो बेसिक हैं तो ये तो हर बार ही आएंगे, और ये ले लिया इसके अंदर हमने गवर्नमेंट। तो यहाँ तक तो ये इकोनॉमी क्या थी, क्लोज थी। अब सपोज करो कि इसके अंदर हमने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारा ट्रेड ओपन कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया। तो जैसे ही फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होगा तो इकोनॉमी क्लोज से क्या हो जाएगी, हमारी ओपन हो जाएगी। तो हाउस होल्ड को हमने पहले भी डोनेट किससे किया, सी से, और इसको डोनेट किया था हमने ऊपर आई से, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको डोनेट किया था जी से। अब जो फॉरेन सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर के अंदर हमारी दो ही चीज़ आती हैं, एक एक्सपोर्ट होता है और एक क्या होता है, इंपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट को डोनेट करते हैं एक्स के साथ और इंपोर्ट को डोनेट करते हैं एम के साथ। लेकिन यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि जो साइंस हैं वो इंपोर्ट के आगे नेगेटिव होगा और एक्सपोर्ट के आगे पॉजिटिव होगा। तो उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही कोई कंट्री अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर किसी भी चीज़ का क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, तो उससे हमारे अकाउंट के अंदर पेमेंट आएगी। तो इसलिए हम इसका पॉजिटिव साइन रखते हैं। लेकिन जैसे ही रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारी कंट्री के अंदर कोई चीज़ इंपोर्ट करती है तो उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, पे करना पड़ता है, इसलिए वो हमारे अकाउंट से एंट्री किस चीज़ की होती है, माइनस की। इसीलिए हम इंपोर्ट के आगे साइन नेगेटिव देते हैं और एक्सपोर्ट के आगे साइन है जो वो पॉजिटिव देते हैं। तो हमारे पास अब इस ओपन इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या बना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके कंपोनेंट्स है जो वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारा एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैं डोनेट करूँगा AS के साथ। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने की किसी भी प्रोड्यूसर की इच्छा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड वाले टॉपिक में बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो एक्चुअल नहीं होती, वो सिर्फ क्या होती है, हमारी प्लान्ड होती है कि आने वाले जो अकाउंटिंग ईयर है तो उसके अंदर जितनी भी हम गुड्स या सर्विस है जो वो परचेज़ करना चाहते हैं उसकी हमने प्लानिंग बना रखी है, एक्चुअल नहीं होती। इसी प्रकार से जो एग्रीगेट सप्लाई है ये भी हमारी क्या होती है, प्लान्ड होती है। प्लान्ड मतलब विश टू प्रोड्यूस, कि जितनी गुड्स या सर्विस को कोई भी प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड हमने बताया था कि विश टू बाय, जितनी चीज़ें कोई भी जो हाउस होल्ड है या कंज्यूमर है जिसको हम बोल सकते हैं, वो जितना गुड्स एंड सर्विस को खरीदने की इच्छा रखता है, प्लानिंग कर रखी है, वो हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो दोनों केस के अंदर ये बात क्लियर है कि ये दोनों हमेशा प्लान्ड होती हैं, एक्चुअल नहीं होती। एक्चुअल में वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि कोविड के टाइम में जब हमारे पास मार्च अप्रैल के अंदर कोविड की जो वेव आई थी, तो उस समय जितनी प्रोड्यूसर की इच्छा थी, जो उसने प्लानिंग कर रखी थी, तो मिडल में जाके जो गवर्नमेंट्स ने प्रोडक्शन के ऊपर या इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लॉक लगा दिया था, तो उसके कारण उनकी जो विश थी वो कम होगी। उन्होंने प्रोडक्शन क्या की, कम की, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, इस कारण जितनी भी लेबर थी वो चली गई थी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि एक एग्रीगेट प्रोडक्शन है, जितनी हमने क्या कर रखा है, प्लान कर रखा है कि इस साल हम टोटल इतनी प्रोडक्शन की जो डिमांड वो कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं बाय दी प्रोड्यूसर, क्योंकि जो प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, और उसकी सप्लाई भी कौन करेगा, प्रोड्यूसर ही करेगा। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी भारत के या किसी भी कंट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जितनी भी प्रोडक्शन करने की क्या कर रखी है, प्लानिंग कर रखी है। मैंने पहले भी बोला कि ये प्लान्ड होती है, कभी भी एक्चुअल नहीं होती। इंडिया के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं अगर उन्होंने एक अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने की क्या की हुई है, प्लानिंग हुई है, तो वो उस प्लानिंग को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके बाद आता है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर या इसका शेड्यूल क्या है।
तो बिहेवियर का मतलब कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो एग्रीगेट सप्लाई क्यों करता है या किस कारण से करता है या वो कैसे करता है। तो हमें ये पता है कि कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर सप्लाई तभी करेगा अगर उसको क्या होएगी, इनकम होगी। तो कोई भी प्रोड्यूसर है जब तक उसको इनकम नहीं होगी तो वो मार्केट के अंदर किसी प्रकार से भी सप्लाई नहीं करेगा। जैसे आप छोटी सी एग्जांपल ले लो कि कोई भी फार्मर है, उसके पास उसके फील्ड के अंदर, उसके खेत के अंदर किसी प्रकार की भी प्रोडक्शन हुई है, तो वो मार्केट में सप्लाई कब करता है, जब उसको इनकम होगी। कोई फ्री में तो अपनी सब्जी बेचने के लिए मार्केट में नहीं जाएगा कि मेरे पास प्रोडक्शन हुई है तो मैं फ्री में बेच दूँ। तो डिपेंड ये करता है कि उसको इनकम कितनी मिल रही है, और इनकम के साथ हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई का जो रिलेशन है वो रिलेशन भी डायरेक्ट है। जैसे कि आप देखते हो कि जैसे ही पंजाब या हरियाणा के अंदर या यूपी के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर आप मान के चलो कि जब तक किसी मार्केट के अंदर प्राइस ज़्यादा नहीं होगा तो कोई भी किसान है जो मंडी के अंदर अपनी जो सप्लाई है वो वीट की नहीं करेगा या पैडी की नहीं करेगा। जैसे कि पंजाब के अंदर तो खास करके, और जैसे ही पैडी की जो प्रोडक्शन होती है उसको हार्वेस्ट होने के बाद काट लिया जाता है, तो जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, वो अपने घरों में रख लेते हैं। वो वेट करते हैं कि कब प्राइस ज़्यादा होगा। जैसे ही प्राइस ज़्यादा होगा तो उनको ये पता है कि प्राइस ज़्यादा होने से उनकी इनकम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे इनकम ज़्यादा होगी तो अपने घर में रखा हुआ जितना भी पैडी का जो प्रोडक्शन है उसको वो मार्केट के अंदर क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। इट मीन्स इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन हुआ, वाइस वर्सा हुआ। जैसे ही मार्केट के अंदर रेट आया तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। उनको पता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। इट मीन्स वो सप्लाई भी क्या करेंगे, फिर ज़्यादा करेंगे। तो इनका दोनों का रिलेशन हमारे पास वाइस वर्सा, या इसको हम डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये बात आप सबको क्लियर होगी। अब उसके बाद हम इसका एक टेबल लेते हैं। यहाँ पे हमने इनकम लिख लिया और यहाँ पे हमने एग्रीगेट सप्लाई लिख ली। मान लो कि इनकम ज़ीरो है तो उसके साथ सप्लाई भी क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट के अंदर आपको किसी चीज़ की कॉस्ट मिल ही नहीं रही, प्राइस मिल ही नहीं रहा, तो आपकी इनकम जीरो हो तो आप सप्लाई क्यों करोगे, सप्लाई भी जीरो होगी। जबकि एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि चाहे किसी व्यक्ति की इनकम जीरो भी हो लेकिन वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको मिनिमम सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी है। एग्रीगेट डिमांड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, चाहे इनकम क्या हो, जीरो। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जीरो हो सकती है, क्योंकि जब इनकम जीरो होगी तो कोई भी प्रोड्यूसर फ्री में अपनी मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्शन है उसको नहीं सप्लाई करेगा। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, सपोज करो कि इसको 20 इनकम जनरेट हो रही है तो वो सप्लाई भी 20 करेगा। इसके अंदर आप ये ध्यान रखोगे कि इसके अंदर वो एग्रीगेट डिमांड का लॉ लागू नहीं होगा कि इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है लेकिन वो कम बढ़ती है। इसमें इक्वल प्रोपोर्शन में ही बढ़ेगी। जितनी आप सप्लाई करोगे आपको उतनी ही इनकम जनरेट होगी। डिमांड वाले केस में ये नहीं था। डिमांड वाले केस में हमने ये बताया था कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे 20 बढ़ी तो ये 20 नहीं बढ़ती थी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हर एक व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद सेविंग करता है। यहाँ पे इनकम आपकी 20 बढ़ रही है लेकिन डिमांड कितनी बढ़ रही है, आपकी 15 बढ़ रही है। तो इट मीन्स कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इनकम बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उसके मुकाबले हमारी डिमांड कम बढ़ती है, लेकिन सप्लाई इक्वल रेशियो में बढ़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इनकम 40 होगी तो आपकी सप्लाई भी 40, इनकम 60 होगी तो ये भी 60। इट मीन्स ये दोनों सेम प्रपोर्शन में चलेंगे। तो इसीलिए हमारी जो सप्लाई कर्व होती है वो आपकी 45 डिग्री पे बनती है, जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में बना के दिखाया था जब हमने सेकंड वीडियो में देखा था। तो अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम, कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो हमने यहाँ से ये बनाया डायग्राम। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला आपका वाई एक्सिस हो गया। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, और इसी तरह से आप इधर लिखोगे, इसको आप आउटपुट भी लिख सकते हो और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इनकम। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जैसे प्रोडक्शन होगी लोगों को रोज़गार मिलेगा और उससे क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, तीनों सेम प्रपोर्शन में। और यहाँ पे हमने लिख दी एग्रीगेट सप्लाई। तो अभी इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, क्योंकि अभी बताया था कि जब इनकम जीरो होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, जीरो होगी। इसलिए डायग्राम यहाँ से चलेगा इस तरीके से, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई होगी। ठीक है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जिस रेशो में इनकम बढ़ेगी, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 45 का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मान लो सपोज करो आपको इतनी इनकम जनरेट हो रही है तो आप सप्लाई भी इतनी करोगे। अगर इनकम इतनी होगी
तो आपकी सप्लाई भी इतनी होगी। मतलब ये वाला जो गैप है, ये गैप आपको जो नज़र आ रहा है और ये वाला गैप, ये इक्वल होंगे, दोनों सेम प्रपोर्शन में चलेंगे। जैसे ऊपर डायग्राम से पहले हमने टेबल किया था 0-0, 20-20, 40-40। अगर ये 20 बढ़ रहा है तो ये भी कितनी बढ़ेगी, सप्लाई भी 20 ही बढ़ेगी। इसीलिए आपने अगर ये दोनों को बराबर बनाना है तो आपको यहाँ पे एंगल कितना बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री ही बनाना पड़ेगा। और जो एग्रीगेट डिमांड वाला शेड्यूल हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने एग्रीगेट सप्लाई को ऊपर से स्टार्ट किया था, एग्रीगेट डिमांड को हमने ऊपर से स्टार्ट किया था। तो उसका रीज़न ये था कि एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं हो सकती, चाहे आपकी इनकम क्या हो, जीरो। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, क्योंकि आपको जब मार्केट के अंदर किसी चीज़ का प्राइस ही नहीं मिलेगा, इनकम ही नहीं मिलेगी, तो आप सप्लाई क्यों करोगे। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ से बनाया था ब्रेक इवन पॉइंट, कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के क्या आएगी, इक्वल। तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो इसके बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जल्दी ही ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।